एक मौत से कोलकाता हिल गया है। एसएफआई के छात्र नेता की मौत से ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इल्जाम है कि पुलिस के लाठीचार्ज में सुदीप्तो की मौत हुई, लेकिन पुलिस इसे हादसा बता रही है। आज अंतिम संस्कार से पहले कोलकाता के हजारों लोग इस छात्र नेता को श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़े। छात्रों के गुस्से की जो आग कोलकाता में लगी है, अब उसकी लपटें धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही हैं। हक के लिए छेड़ी गई ये जंग अब अपने साथी की मौत का हिसाब मांग रही है। ये सुदीप्तो की अंतिम यात्रा है, लेकिन इस अंतिम यात्रा से शुरू हो रहा है छात्रों के संघर्ष का एक और सिलसिला। वो सिलसिला जो अपने हक की आवाज के लिए बरसों, दशकों और सदियों से चल रहा है। Police, instead of nabbing the criminals, bringing law and order into the state, is actually killing a 21-year, 22-year-old boy. I mean, who will you punish? It has to be right from the top to the bottom. This has to stop. छात्र संघ के चुनाव की मांग पर एक हंगामा मचता है। पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत होती है और इस सब में एक छात्र की मौत हो जाती है। यहाँ से शुरू हुआ सियासत का सिलसिला। छात्रों का आरोप है कि पुलिसिया कार्रवाई में सुदीप्तो की मौत हुई और पुलिस का कहना है कि ये एक हादसा था। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में बस ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया। सियासत के खिलाड़ी मुद्दे की गेंद उछाल रहे हैं। मांग उठ रही है कि पूरे कांड की जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन जिस पिता ने अपना बेटा खोया है वो हाथ उठाए जार बेजार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। আমার পাঁচর এই পাঁচরটাকে করতে হবে না, ও আমাকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে গেছে, ও দায়িত্ব দিয়ে গেছে, ওর নাম হয়েছে কত সুন্দর, আরো দায়িত্ব দিয়ে গেছে। বাবা তুমি লড়ে যাও, তুমি তো লড়াকি লোক, তুমিও একজন সংগঠনের লোক ছিলে। और सुदीप्तो गुप्ता के जिस तरह से एक होने वाले नौजवान को मारा गया, पुलिस यहाँ पे कानून के रखवाले के बजाय हत्यारे बने। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। हालांकि भारी विरोध के बीच किसी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन ममता ने संवेदना की औपचारिकता जरूर पूरी कर दी। कहा, मौत किसी की भी हो अच्छी नहीं होती। আমাদের কন্ট্রোল রুম আমি ভিজিট করলাম, ট্রাফিক রুম ভিজিট করলাম, কলকাতা পুলিশ কমিশনের রুম ভিজিট করলাম, এবং তাছাড়াও অনেক কর্মীদের সাথে মিট করলাম এবং আরো যাতে তারা আরো ভালো করে কাজ করতে পারে এবং কলকাতাকে সচেতন রাখতে কলকাতা পুলিশ খুব বৃহত্তর ভূমিকা নেয়, তার জন্যই কথা বলে। मातम पुरसी की इन औपचारिकताओं के बीच पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हजारों लोगों की आंखें नम थी। कोलकाता की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा था। सुदीप्तो के अंतिम संस्कार में कई बड़े वामपंथी नेता भी पहुंचे थे। सवाल ये था कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार है कौन? जवाब किसी के पास नहीं था। फिर भी संग्राम जारी है। गुरुवार को कोलकाता बंद का आह्वान है और चेतावनी है कि ये लड़ाई आर पार की है। पश्चिम बंगाल में छात्र आंदोलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री, जिन्हें खुद एक छात्र नेता माना जाता रहा है, उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ममता बनर्जी इस मामले में न्याय दिला पाती हैं कि नहीं। कैमरामैन चित्रभानु पाठक और तापस बैरी के साथ मनोज गहलोईवाल, कोलकाता, आज तक। एक तरफ एक संघर्ष में एक छात्र की मौत हो गई, दूसरी तरफ एक बहन बस ये जवाब मांग रही है कि आखिर उसके भाई की गलती क्या थी। वो जानना चाहती है कि आखिर क्यों उसे ये सजा मिली कि वो कभी अपने भाई को नहीं देख पाएगी। আমার ভাইয়ের সুবিচারটা হয়তো আমি দেখেও যেতে পারবো না, সেটা যেন না হয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটু দেখুক যে ভাইটা আমার কি এমন দোষ করলো, তাকে ওইভাবে, সে এমনিই তো পড়ে গিয়ে ইনজোর হয়ে গিয়েছিল, তার উপর পুলিশ কেন এত রাগ ক্ষোভ দেখালো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ওই আবেদন একটাই, একটু দেখুক, এনকোয়ারি।
कोलकाता में पुलिस और छात्रों की भिड़ंत में मारे गए छात्र सुदीप्तो की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी। जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यही खबर आ रही है कि छात्र की मौत सिर में चोट लगने से हुई थी, लेकिन अभी यह खुलासा नहीं हो पाया है कि वो चोट लगी कैसे। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इस मामले की छानबीन पूरी निष्पक्षता से की जाएगी, लेकिन विरोधियों का कहना है कि ये सब ममता के ही इशारे पर तो हो रहा है। कोलकाता में जो कोहराम मचा है उस पर जमकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। जिस लाल किले को ममता बनर्जी तोड़कर सत्ता में बैठी हैं, वो लेफ्ट पार्टियां अब मोर्चा खोल बैठी हैं। उन्हें तो जैसे एक मौका मिल गया है फिर से जिंदा होने का। एक तरफ सुदीप्तो का परिवार बिलख रहा है, पिता तड़प रहे हैं, बहन बेहाल है। दूसरी तरफ एसएफआई और लेफ्ट पार्टियां इस मुद्दे को लेकर जोश में हैं, गरमाई हैं और इस लड़ाई को आखिरी वक्त तक लड़ना चाहती हैं। लड़ाई को आखिरी वक्त तक लड़ने के साथ साथ सियासी हित साधने की भी कोशिश में तमाम पार्टियां लग रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि एक परिवार अपने बेटे की मौत से लड़ रहा है और पार्टियां उस मौत का सियासी फायदा उठाती हुई दिख रही हैं। कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में देश के एक एक दर्द का खाका सामने रख दिया प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। गठबंधन की मजबूरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, सब कुछ नहीं बताई तो बस दवा। सवाल यह है कि जब दर्द पता है तो दवा क्यों नहीं लिखते डॉक्टर मनमोहन सिंह। Managing coalitions is not easy, but these problems have not arisen suddenly. They were there even earlier when the economy was growing at 8% per annum. गजब के डॉक्टर हैं मनमोहन सिंह। नाड़ी देखकर बीमारी पकड़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था के खून में कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन कितना कम है, प्लेटलेट काउंट कितना है। उनकी डॉक्टरी ये भी बता देती है कि कम है तो क्यों है और ज्यादा है तो क्यों है। बस कैम्ब्रिज वाले डॉक्टर साहब बीमार देश के लिए दवाई नहीं लिख पाते, और देश को तो दवाई चाहिए, दर्द का पर्चा नहीं। आज के भाषण से न इंडस्ट्री में, न देश में, न कांग्रेस में कोई आशा की किरण जगी होगी। आज फिर से प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया है। पिछड़ेपन का सारा पहाड़ा पढ़ दिया मनमोहन सिंह ने भारतीय उद्योग परिसंघ की बैठक में। निजी क्षेत्र में निवेश कम हुआ है, निर्यात की हालत खराब है, सुधार के लिए कदम उठाने होंगे, भ्रष्टाचार से जीना मुहाल है, नौकरशाही के पास नई सोच नहीं है। सरकार के सरदार सब जानते हैं, लेकिन बस जानते ही हैं, करते कुछ नहीं है। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठकर बंद आंखों से सब देखते रहते हैं। कोएलिशन को आप ब्लेम करें आपकी सरकार की जो गलतियों के लिए है, ये एक बहाना। पहले भी कोएलिशन थी, यूपीए 1 के अंदर ये सब आया क्यों नहीं? और जब लेफ्ट पार्टीज की मदद की जरूरत थी तब तो नैतिकता रहा। जब हम नहीं रहे तो ये सब कांड क्यों उभर के आ रही? मनमोहन सिंह आराम से सरकार चला रहे हैं, और जिसने भी इस आराम में विघ्न डाला बेचारा सरकार से विदा हो गया। वाहे गुरु की कृपा से समर्थन का टोटा भी कभी नहीं पड़ा। जुगाड़ से ही सही सब इंतजाम हो जाता है, लेकिन नहीं जाता तो गठबंधन का रोना। Managing coalitions is not easy, but these problems have not arisen suddenly. They were there even earlier when the economy was growing at 8% per annum. कृपा में कुर्सी मिल जाए तो कठिनाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। मनमोहन सिंह का क्या है, वो तो प्रचार के पचड़े में भी ज्यादा नहीं पड़ते। जानते हैं कि जीत भी गए तो पीएम का पद परिक्रमा से ही मिलना है। फंसेगी तो कांग्रेस, सो परेशान है। मनमोहन सिंह घंटा भर बोले, लेकिन मर्ज ही गिनाते रहे। दवा भी बता देते तो देश को कुछ फायदा हो जाता। वैसे बोल वो उन कंपनियों के मंच से रहे थे जिन्हें सिर्फ अपना फायदा समझ में आता है।
I think the Prime Minister was absolutely not only substantial, but he went into detail as to how we could really look at much more of a partnership approach and a role to get the economy to turn around. And he was confident that India can get back to a high growth trajectory, which we also believe very strong. न मर्ज जाता है और न दर्द, दोनों ही चला जाता अगर डॉक्टर ने डायग्नोसिस के साथ ही दवा भी लिख दी होती। लेकिन डॉक्टर की बेफिक्री की भी अपनी वजह है। 9 साल में नहीं लिखी तो अब क्या लिखना, आगे का आगे देखेंगे। कुछ एक दलों को छोड़ दें तो पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री इन्हीं सहयोगी दलों के बूते सरकार चलाते आए हैं। नौकरशाही भी वही है, लेकिन इतने दिनों में उन्हें कोई कमी नहीं खटकी। अब जब चुनाव होने वाले हैं, सरकार की कमियां सरेआम दिख रही है, तो उन्हें अब खोट नजर आने लगा है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। बात सरकार की मुश्किलों की हो रही है तो फसाना जरा और आगे ले जाते हैं। 2G का जंजाल रह रहकर अपना मुंह खोलता है। इस बार ये बवाल ऐसा खड़ा हुआ है कि जेपीसी के अंदर ही जंजाल खड़ा हो गया है। ऐसा जंजाल जिसके घेरे में प्रधानमंत्री भी आ गए हैं। कैसे, आप देखिए। सियासत की गलियों में एक जिन ऐसा है जो रह रहकर जागता है। आम लोग इसे 2G घोटाला के नाम से जानते हैं और सियासत के लोग इसे मुद्दा मानते हैं। एक बार फिर यह जिन जागा और मुद्दा उठाया यशवंत सिन्हा ने। यशवंत जेपीसी के सदस्य हैं। ये कहते हुए कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है, यशवंत ने पीएम को इस केस में जेपीसी के सामने हाजिर होने की चिट्ठी भेज दी। मामला गरमाया, कांग्रेस के नेता और ज्यादा गरमाए। प्रधानमंत्री ने फौरन चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया। 2G से जुड़े हुए सारे रिकॉर्ड, दस्तावेज पहले ही जेपीसी को दिए जा चुके हैं। केस में न सरकार न ही मेरे पास छिपाने के लिए कुछ है, और जेपीसी के सामने पेशी और सबूत मांगने का अधिकार जेपीसी का अंदरूनी और अध्यक्ष का फैसला होता है। I have not heard of a member issuing a statement inviting somebody to call the committee. I am afraid that the same member may convene the JPC someday tomorrow. Because how is it possible somebody is inviting somebody to come before the committee without the committee knowing it? आपको याद होगा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद ये कहा था कि उनके पास 2G मामले में छिपाने को कुछ भी नहीं है और अगर जेपीसी चाहे तो वे इसके सामने जांच के लिए पेश होने को तैयार हैं। लेकिन लगता है अब जेपीसी में जांच से ज्यादा राजनीति हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री ने अब यशवंत सिन्हा की मांग को सिरे से नकार दिया है। और जिस तरह से जेपीसी का कामकाज चल रहा है, उसे ये तय है कि जब उसकी रिपोर्ट आएगी तब उस पर भी विवाद होगा। प्रधानमंत्री की चिट्ठी और जेपीसी अध्यक्ष की खरी खरी से यशवंत सिन्हा नाराज हैं। कहते हैं कि उनके जवाब से ही लगता है कि वो कुछ छिपा रहे हैं। If he does not appear before the JPC, then the only conclusion which can be drawn, not by me, but by the people of India, is that the Prime Minister and the Finance Minister have something to hide. 2G का जंजाल अभी बाकी है। केंद्र सरकार बार बार खुद को बचाने में लगी है, लेकिन ये जिन्न है कि बार बार निकलता है और एक नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। चेन्नई से प्रियमवदा और दिल्ली से बालकृष्ण के साथ संदीप सोनवलकर, आज तक। क्या दिल्ली के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज की हत्या की सुपारी महंत प्रतिमानंद ने दी थी? अब पुलिस को इस बाबा की तलाश है। गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने आज शूटर पुरुषोत्तम की पत्नी से भी घंटों पूछताछ की। साधु संतों के ध्यान और साधना का ये केंद्र दिल्ली के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड से अचानक सुर्खियों में आ गया है। दरअसल दीपक भारद्वाज हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर जिस महंत प्रतिमानंद का नाम सामने आया है, वो वारदात के 3 रोज पहले कनखल के इसी आश्रम के कमरा नंबर 3 में रुके थे। आश्रम के इस रजिस्टर में उनका नाम और दस्तखत भी दर्ज है। प्रतिमानंद 23 मार्च की शाम करीब 6 बजे अपनी गाड़ी से अकेले ही यहाँ आए थे और 24 मार्च की सुबह आश्रम से चले गए। 23 तारीख के रात में आए थे, 24 के सवेरे 6 बजे चले गए। कैसे आए थे, कैसे संबंध? मेरे को कोई संबंध नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है उसे। वो कुंभ मेला में सन्यास लिया था, हमने उसको देखे थे सन्यास लेते हुए। उस आया कोठारी जी रूम दे दो, हमारे यहाँ आपने के एंट्री किया आपने के, हम 3 नंबर कमरा दिए। 24 मार्च के बाद से ही महंत प्रतिमानंद का कोई पता नहीं है।
महंत रामानंद गिरी के मुताबिक 1 अप्रैल की देर रात सादे कपड़ों में कुछ लोग प्रतिमानंद के बारे में जानकारी लेने यहाँ आए थे। वो खुद को दिल्ली पुलिस का बता रहे थे, लेकिन पहचान पत्र नहीं दिखाने की वजह से उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। हमको शक लगा पुलिस वाले के ऊपर कि टीका लगाए थे, हमें शक लगा, इसलिए हमने गेट नहीं खोले। 1.5 घंटा तक उन्होंने भगदड़ की है कि आप विश्वास करो हम अपने के दिल्ली पुलिस है, लेकिन हमको विश्वास नहीं हुए। क्या है दीपक मर्डर का महंत कनेक्शन? सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की एक जमीन को लेकर महंत प्रतिमानंद और दीपक भारद्वाज के बीच विवाद था और यही जमीन इस हत्याकांड की वजह बनी। सूत्रों का कहना है कि प्रतिमानंद ने ही शूटर पुरुषोत्तम को 2 करोड़ की सुपारी दी थी और इसी स्कोडा कार से शूटर अरबपति नेता के फार्म हाउस में पहुंचे थे। कौन है महंत प्रतिमानंद? बताया जाता है कि पिछले दिनों कुंभ के दौरान प्रतिमानंद ने अपने करीब 200-250 समर्थकों के साथ महानिर्वाणी अखाड़े में साधु के तौर पर दीक्षा ली थी। प्रतिमानंद के हरिद्वार और मथुरा में आश्रम बताए जाते हैं। दिल्ली पुलिस तमाम जगहों पर उनकी तलाश कर रही है। महंत से शूटर पुरुषोत्तम से मुलाकात कैसे हुई, इसके पीछे भी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पुरुषोत्तम कभी महंत का ड्राइवर हुआ करता था, जबकि कुछ सूत्रों का कहना है कि हरियाणा के किसी सत्संग में महंत और पुरुषोत्तम करीब आए। फिलहाल इस केस में पुलिस के गिरफ्त में 4 लोग हैं। पुरुषोत्तम राणा, सुनील मान, कार ड्राइवर अमित, कार का मालिक राकेश। हैरानी की बात तो यह है कि 1 हफ्ते बाद भी पुलिस मास्टरमाइंड से काफी दूर है। पुलिस ने इस मामले में प्रयोग हुई स्कोडा कार को तो बरामद कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में फैमिली को क्लीन चिट नहीं दी है और यही इस पूरे मामले में सबसे खास और पेचीदा बात है। हरिद्वार से संजय आर्य के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव और विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। और अब खबर पटना से, जहां बलात्कार की शिकार हुई एक महिला ने आरोपी दरिंदे को जिंदा जला दिया। इस वारदात के सामने आने के बाद आरोपी के परिवार वाले पीड़ित महिला पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें पटना की हैं। इनमें एक तस्वीर में नजर आ रहा शख्स भोला ठाकुर है, जिस पर आरोप है कि उसने एक विधवा महिला के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया, जबकि दूसरी तस्वीर में जो महिला है उस पर आरोप है कि उसने भोला ठाकुर की हत्या की है। मामला मंगलवार का है। पटना जिले के परसा बाजार इलाके में नशे में धुत भोला ठाकुर इस महिला के घर में घुस गया और उसने महिला के साथ रेप किया। भोला नशे में था और महिला गुस्से में। महिला ने अपनी साड़ी को यहां रखे केरोसिन ऑयल में भिगोया और भोला पर वो साड़ी फेंककर आग लगा दी। इसके बाद महिला घर से बाहर निकली और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। महिला ने जुर्म कबूल किया है और कहा है कि उसे इसका कोई अफसोस नहीं है। बंदा पर बीग दिए साड़ी भिंगाकर, अब बार दिन सलाई, अब बार के एकदम झोंके से निकले निकल के कुंडी लगा दी। हाँ, वो हम करें हम सही करें, सही करें हम अपना दिल से। हालांकि भोला ठाकुर के परिवार वाले इसे झूठी कहानी करार दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में हत्या और रेप की अलग अलग FIR दर्ज की है और वो मामले की जांच शुरू कर चुकी है। इस संबंध में FIR दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है और वरीय पदाधिकारी का आदेश निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाए। रेप के बाद गुस्से में आरोपी को मार डालने के इस मामले की पूरे पटना में चर्चा है। सुजीत कुमार झा, पटना आज तक।